जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यपाषाण काल के बारे में। और वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कल की क्लास का जो है थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण जो था भारत में 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में। एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो कितना से कितना तक? 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक निम्न पूरा पाषाण काल। और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो निम्न पूरा पाषाण काल भारत में जो है सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? निम्न पूरा पाषाण काल का तो सोहन क्षेत्र से। कहाँ से मिलता है? सोहन क्षेत्र से। तब से इस संस्कृति को क्या बोला गया है? सोहन संस्कृति कहा जाता है। तो सोहन संस्कृति जो है किस काल को बोला जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसका परमाण जो है सबसे पहला परमाण हमें सोहन क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण संस्कृति के जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या बताए थे? चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति। दूसरा है हैंड-एक्स संस्कृति। चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो उपकरण मिला है चॉपर चापिंग नाम का उपकरण मिला है, इसलिए इसे बोलते हैं चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति। और दूसरा है हैंड-एक्स संस्कृति। प्रमुख उपकरण है हैंड-एक्स। प्रमुख उपकरण क्या है? हैंड-एक्स, क्लिपर, स्क्रैपर, क्रोड। इसी के कारण इसे बोला गया हैंड-एक्स संस्कृति। और निम्न पूरा पाषाण के स्थल कहाँ कहाँ से मिला है? तो सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नेवासा, डिडवाना और भीमबेटका से जो है निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुआ है। तो सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नेवासा। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और डिडवाना जो है राजस्थान में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में इस काल का मानव जो निवास करता था, जहां उसके बनाए गए अनेक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो शैलचित्र के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों को जो है सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों से प्राप्त उपकरणों का निर्माण किस पर था? फलक तथा फलक ब्लेड पर हुआ है। यानी इन क्षेत्रों से मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण होते थे फलक तथा फलक ब्लेड प्रकार के होते थे। तो इसी कारण जो है फलक ब्लेडों की अधिकता के कारण इसे क्या बोला गया है? फलक संस्कृति। तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, फलक संस्कृति कौन से काल को बोलते हैं? तो मध्य पूरा पाषाण काल। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है उपकरण जो होते थे फलक उपकरण की अधिकता है। फलक ब्लेडों की अधिकता के कारण इस काल को क्या बोला गया है? फलक संस्कृति कहा जाता है। इस काल के औजार जो है कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? नर्मदा घाटी क्षेत्र, ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के नेवासा में पाए गए हैं। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पेलियोलिथिक पीरियड। तो उच्च पूरा पाषाण काल, इस काल के उपकरणों में ब्लेड तत्व की जो है प्रधानता दृष्टिगत होती है। यानी इस काल में जो है ब्लेड तत्व की प्रधानता उपकरण किस प्रकार के होते हैं? तो ब्लेड तत्व।
इस काल के उपकरणों के लिए उच्च श्रेणी के पत्थरों यानी उपकरण जो किस चीज़ से बनाए जाते थे, तो पत्थर, और पत्थर के साथ साथ जो है हड्डी, हाथी दांत, सींगों का भी प्रयोग किया जाता था। इस क्षेत्र के प्रमुख उपकरणों में कौन कौन सा है? स्क्रैपर, भेदक, चंद्रिका तथा छिद्रक इत्यादि उपकरण हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जीवन यापन के तरीके। इस काल के औजार और बस्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार में पाए गए हैं। और इस काल के जो है मानव कैसा था, यानी पूरा पाषाण काल में जो है मानव किस अवस्था में था? तो क्या बोलना, शिकारी या संग्रहकर्ता, यानी शिकार करता था और फल फूल कंदमूल ये सब जो है इकट्ठा क्या करता था, संग्रह क्या करता था। वह छोटे और मध्यम पशुओं का शिकार करता था। शिकार किसका करता था? छोटे और मध्यम पशुओं का शिकार करता था, और साथ ही पक्षियों, कछुओं और मछलियों का भी शिकार करता था। और शहद, फलों, कंदमूल, बीज, पत्तों ये सब को इकट्ठा करते थे और भोजन के रूप में जो है प्रयोग करता था। उनके रहन सहन के बारे में हमें भीमबेटका के शैल चित्रों से प्राप्त जानकारी मिली है, पर्याप्त जानकारी मिली है। यानी उनके रहन सहन के बारे में, पूरा पाषाण काल के रहन सहन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली है? तो भीमबेटका के जो शैल चित्र बना हुआ है उससे हमें जानकारी मिलती है कि ये लोग शिकार करते थे। और शिकार किसका करते थे? पशु पक्षी, पशुओं का, और साथ ही पक्षियों और कछुओं, मछलियों का शिकार करते थे। और शहद, फलों, कंदमूल, बीज, पत्तों का जो भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। अनेक चित्र जो हमें भीमबेटका से मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं उनके शिकारी जो जीवन के अनेक चित्र, जिनसे ज्ञात होता है कि शिकार का उनके जीवन में जो था प्रमुख स्थान था। पूरा पाषाण काल के लोग जो होते थे आखिर यानी शिकार करते थे और भोजन के लिए शिकार करते थे। और क्या करते थे? तो कंदमूल, फल फूल का इकट्ठा करते थे। इससे क्या जानकारी मिलता है? जो चित्र है बनाए गए भीमबेटका में, वो चित्र से हमें जानकारी मिलता है कि शिकार का उनके जीवन में जो था, शिकार का उनके जीवन में प्रमुख स्थान था। शिकार का उनके जीवन में प्रमुख स्थान था। और वह जो है समूहों में रहते थे, यानी ग्रुप बना करके रहते थे। तो आइए आज की क्लास की आप शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। अब आज की क्लास ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, और हो सके तो नोट्स बनाइए। पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग सब जो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेजोलिथिक एज। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक? तो मध्य पाषाण काल की जो है शुरुआत 10,000 साल से लेकर के 8,000 साल ईसा पूर्व तक, 10,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में जो है मनुष्य अत्यंत छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग करता था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है किस प्रकार के औजार का प्रयोग करता था, कैसा था, तो बहुत छोटे पत्थरों के, यानी छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। तो औजार किस प्रकार का होता था, औजार कैसा होता था? तो मुख्य औजार इनका जो होता था, मुख्य औजार ब्लेड, क्रोड, नुकीला औजार, त्रिकोण, नवचंद्राकार और समलंब थे। यानी उसके जो मुख्य औजार होते थे मध्य पाषाण काल के लोगों के औजार का जो प्रयोग करते थे, यानी सूक्ष्म औजार होते थे। ब्लेड होते थे, क्रोड, नुकीला औजार, त्रिकोण, नवचंद्राकार, समलंब थे। तो इस प्रकार के औजार होते थे। तो मिला जुला करके इसमें इतना याद रखना कि ये जो लोग थे छोटे औजार का प्रयोग करते थे, यानी सूक्ष्म औजार का। इसीलिए इस काल को मेसोलिथिक बोला गया है। तो मध्य पाषाण काल के मनुष्य के जो जीवन, रहन सहन, खान पान में भी परिवर्तन हुआ। यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव था, अब मध्य पाषाण काल में उनके रहन सहन, खान पान में जो है बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। इस काल में पशुओं के जो अवशेष पाए गए हैं उनमें क्या है? जंगली भैंसा, ऊँट, भेड़िया, गैंडा और नीलगाय के अवशेष प्रमुख हैं। तो इस काल में जो अवशेष पाया गया है जंगल पशु के, तो कौन कौन है? जंगली भैंसा है, ऊँट है, भेड़िया है, गैंडा, नीलगाय के अवशेष जो है प्रमुख है।
और इस काल में भी मानव यानी मनुष्य जो था शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता था। यानी पूरा पाषाण काल में भी देखते हैं शिकार कर रहा है यानी मांसाहारी भोजन, और क्या कंदमूल फल फूल के भोजन कर रहा है तो शाकाहारी। यानी पूरा पाषाण काल में भी मानव जो था शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करता था। इस काल में भी मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता था। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो मध्य पाषाण काल में औजार किस प्रकार का होता था? तो सूक्ष्म औजार का प्रयोग करते थे। सूक्ष्म औजार का जो है प्रयोग करते थे। और इस काल के जो मनुष्य थे कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। कैसा भोजन करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी। और शिकार की अपेक्षा जो है पौधों से भोजन प्राप्त करना अधिक सरल था। यानी शिकार की अपेक्षा जो पौधों से भोजन प्राप्त करना बहुत आसान होता था। इस काल के जो शैल चित्रों से ज्ञात होता है, यानी इस मध्य पाषाण काल में जो शैल चित्र मिला है, इन शैल चित्रों से ज्ञात होता है कि इस काल के मनुष्य जो है किस प्रकार शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। तो ये हो गए मध्य पाषाण काल। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल जो है कहाँ कहाँ था? तो भारत में मध्य पाषाण युग मेजोलिथिक एज इन इंडिया। तो भारत में मध्य पाषाण युग के अनेक स्थल और बस्तियाँ जो प्राप्त हुई हैं, यानी भारत में मध्य पाषाण युग के अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान के सोजत क्षेत्र, राजस्थान में सोजत क्षेत्र है, वहाँ से जो है सूक्ष्म औजार बड़ी मात्रा में मिले हैं। यानी राजस्थान में एक जगह है सोजत क्षेत्र, सोजत क्षेत्र से सूक्ष्म औजार जो है बड़ी मात्रा में मिला है यहाँ से। तो भारत में कहाँ? तो राजस्थान में सोजत क्षेत्र। और यहाँ से ही दो सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। यानी ये सोजत क्षेत्र में जो है दो सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहले चरण में पत्थर के सूक्ष्म औजार और दूसरे चरण में चाक पर बने मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है दो सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहले चरण में पत्थर के सूक्ष्म औजार और दूसरे चरण में चाक पर जो बने मिट्टी के बर्तन होते थे उनका प्रमाण हमें मिलता है, बर्तन पाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एक अन्य जगह है, राजस्थान में ही एक अन्य जगह क्या है? बागौर। बागौर में जो है 3 सांस्कृतिक स्तर पाए गए हैं, 3 सांस्कृतिक स्तर पाए गए हैं। तो बागौर को भी ध्यान में रखना है। पहला राजस्थान में सोजत क्षेत्र था, दूसरा हो गया बागौर, और तीसरा है बिंद और सतपुड़ा। बिंद और सतपुड़ा में भी मध्य पाषाण काल के जो है प्रमाण मिले हैं। बिंद और सतपुड़ा के क्षेत्र में इस युग की जो है अनेक बस्तियाँ पाई गई हैं। इन बस्तियों के मुख्य स्थल सराय नहर राय, मोरहाना पहाड़ हैं। तो बिंद और सतपुड़ा के क्षेत्र में जो अनेक प्रकार की बस्तियां मिली है किस काल के? मध्य पाषाण काल। तो इन बस्तियों के मुख्य स्थल जो है सराय नहर राय। सराय नहर राय कहाँ है? यूपी में है। और मोरहाना पहाड़ ये भी यूपी में है। अब इस संस्कृति की एक महत्वपूर्ण बस्ती भोपाल के निकट भीमबेटका में प्राप्त हुई है। यानी इस संस्कृति यानी मध्य पाषाण काल के जो एक महत्वपूर्ण बस्ती है भोपाल के निकट क्या है? भीमबेटका में प्राप्त हुई है। इन सभी स्थलों से सूक्ष्म पाषाण के हथियार जो है प्राप्त हुए हैं। गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, माही। गुजरात में कहाँ कहाँ मिला है? तो ताप्ती, नर्मदा और माही और साबरमती क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मध्य पाषाण युग की बस्तियाँ पाई गई हैं। तो गुजरात में कहाँ? ताप्ती नदी, नर्मदा, माही और साबरमती क्षेत्र में जो है इस काल के औजार मिले हैं। और महाराष्ट्र में कहाँ? कोंकण क्षेत्र में बस्तियाँ पाई गई हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो पूर्वी भारत में, अब जानते हैं पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में कहाँ? पूर्वी भारत के अनेक स्थलों से मध्य पाषाण युग की बस्तियों के साथ प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर,
उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां मिली हैं। दक्षिण भारत में इस काल की संस्कृति के स्थल कौन कौन है? कृष्णा और भीमा नदी के क्षेत्र में पाए गए हैं। यानी दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ मिला है? तो कृष्णा नदी और भीमा नदी के क्षेत्र में, और छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर के क्षेत्र और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी बस्तियां मिली हैं। तो क्या देखें भारत में कहाँ कहाँ मिला है? एक बार फिर से देखिए जल्दी से, क्या पढ़ रहे थे? देखिए, भारत में मध्यपाषाण युग, यानी भारत में जो मध्यपाषाण काल के प्रमाण हमें कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं। तो पहला क्या बताएं? क्षेत्र स्थल, राजस्थान के सोजत क्षेत्र। सोजत क्षेत्र में जो सूक्ष्म औजार बड़ी मात्रा में मिला है। यहाँ पर जो है 2 चरण पाए गए। इस संस्कृति के 2 चरण पाए गए। पहले चरण में पत्थर के सूक्ष्म औजार और दूसरे चरण में चाक पर बने मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। और दूसरा फिर राजस्थान, राजस्थान में ही एक अन्य स्थान है बागौर। बागौर में जो है 3 सांस्कृतिक स्तर पाए गए हैं। और विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में, विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में भी बस्तियाँ मिली है। और इन बस्तियों के मुख्य स्थल जो सराय नहर राय, विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में कौन सा है? सराय नहर राय, मोरहाना पहाड़ यूपी में है। और इस संस्कृति के एक महत्वपूर्ण बस्ती भोपाल के निकट जो भीमबेटका में प्राप्त हुई है। इन सभी स्थलों से सूक्ष्म पाषाण के हथियार जो है प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती क्षेत्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? कोंकण क्षेत्र में। और पूर्वी भारत में कहाँ मिला है? भी छोटा नागपुर, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार की बस्तियां मिली। दक्षिण भारत में कृष्णा और भीमा नदी के क्षेत्र में जो है पाए गए हैं। तो ऊपर के विवरण से क्या पता चलता है? ऊपर के विवरण से जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य पाषाण युग की बस्तियां जो लगभग सारे भारत में फैली हुई थी। यानी ऊपर में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम में भी, उत्तर दक्षिण सब जगह जो है भारत में फैला हुआ था। कौन से काल के? मध्य पाषाण युग की बस्तियां जो लगभग सारे भारत में फैली हुई थी। भारत में इन बस्तियों का काल जो 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। तो मध्य पाषाण का काल जो 9000 से 4000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीवन यापन के तरीके। यानी मध्य पाषाण काल में लोग जो है, इनका जीवन यापन का तरीका कैसा था? तो भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त होते हैं। यानी भारत में देखा जाए तो मानव अस्थि के पंजर कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण काल में। और बागौर में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ मानव कंकाल भी मिला है। यानी बागौर में सूक्ष्म पाषाण उपकरण के साथ साथ मानव के कंकाल के भी साक्ष्य मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय में लगभग 25,000 से सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आदमगढ़ शैलाश्रय में, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के कहाँ है? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय में लगभग जो 25,000 सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को किन चीज़ से बनाया जाता था? तो चट नामक पत्थरों से जो बनाया जाता था इन्हें। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का निर्माण चट आदि पत्थरों से किया जाता था। इलाहाबाद के चौपानी मांडो में झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। चौपानी मांडो से किसका प्रमाण मिलता है? झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रमाण मिल रहा है? इससे स्पष्ट है कि इस काल में जो मनुष्य शैल गुफाओं या झोपड़ियों में रहता था। याद रखना है, यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है शैल गुफाओं या झोपड़ियों में रहता था। और उसने सूक्ष्म हथियारों के निर्माण की तकनीक का विकास कर लिया था। और ये जो है सींग और अस्थि के हथियार भी बनाते थे। यानी ये जो उपकरण बनाते थे हथियार, किस चीज़ के? तो सींग और अस्थि यानी कि पत्थर का भी औजार बनाते थे सूक्ष्म पाषाण के, और साथ ही साथ सींग और अस्थि यानी हड्डी के भी उपकरण बनाते थे।
और इस काल के लोग कैसा थे, तो इस काल के लोग भी मांसाहारी तथा शाकाहारी थे। यानी इस काल के लोग भी मांसाहारी और शाकाहारी थे। तो यानी पूरा पाषाण काल में भी लोग मांसाहारी और शाकाहारी थे, और इस काल में भी लोग मांसाहारी और शाकाहारी थे। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे, लेकिन इस काल में जो उसने पशुपालन सीख लिया, याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण। यानी मध्य पाषाण काल में जो लोग पशुपालन करना सीख गए, तो पशुपालन की शुरुआत जो है कौन से काल से होता है, तो मध्य पाषाण काल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पशुपालन की शुरुआत हमें मध्य पाषाण काल से देखने को मिलता है। और यहाँ पूरा पाषाण में जो शिकार पर निर्भर थे, लेकिन इस काल में जो लोग उन्होंने पशुपालन करना सीख लिया, और कृषि की प्रारंभिक अवस्था में भी उसने प्रवेश कर लिया। इतना ही नहीं, और मध्य पाषाण काल में जो है कृषि की प्रारंभिक अवस्था में भी उसने प्रवेश कर लिया था। इस काल के लोग जो बर्तनों का निर्माण करना सीख गए थे, और अब जो है बर्तन बनाने लगे। वह अपने मृतकों का समाधान करते थे, वह जो अपने मृतकों का समाधान करते थे और कब्रों में विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुएं रख देते थे। यानी मृतकों का समाधान करते थे और मृतक को दफना करके उसके साथ जो है कब्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और खाद्य सामग्री उपकरण रख देते थे। ऐसी मान्यता थी, मानते थे, विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए बाद में उनको उपयोग के लिए जो है रख दिया जाता था, उनके साथ ही दफना दिया जाता था। अब जानते हैं भारतीय शैल चित्र। भारतीय शैल चित्र तो इंडियन रॉक आर्ट शैलीगत विशेषताओं के आधार पर जो है तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। भारतीय शैल चित्र को शैलीगत विशेषता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला, और दूसरा है ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला, और तीसरा है ऐतिहासिक शैल चित्रकला। तो अध्ययन करते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला इस काल की चित्रकला जो है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर आधारित है। इन चित्रकलाओं में आखेट करते हुए पुरुष, जलचर पकड़ते हुए शिकारी, धार्मिक उत्सव में भाग लेते मानव का जो है चित्र दिखाया गया है। इस काल में जो है किसे दिखाया गया है? तो याद रखना, इन चित्रकलाओं में आखेट करते हुए पुरुष और जलचर पकड़ते हुए शिकारी, धार्मिक उत्सव में भाग लेते मानव आदि दृष्टिगोचर होते हैं। यानी इनको दिखाया गया, इस प्रकार के जो चित्र बनाया जाता था, यानी शिकार पर आधारित था। और दूसरा है ताम्रपाषाणिक शैल चित्र। इस चित्रकला में पालतू पशुओं व मानव को बैलों की सवारी करते हुए दिखाया गया है। यानी ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में पालतू पशुओं व मानव को बैलों की सवारी करते हुए जो है दिखाया गया है। इस प्रकार यह कला जो है पशु व मानव के जो है नज़दीकी परिचय को दर्शाती है। इस प्रकार इस कला क्या दर्शाती है? पशु और मानव के नज़दीकी परिचय को जो है दर्शाती है। तीसरा है ऐतिहासिक शैल चित्रकला। ऐतिहासिक शैल चित्रकला इस चित्रकला में जो राजकीय जुलूस तथा शोभा यात्राओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। देवी देवताओं के अतिरिक्त युद्ध पर जाते सिपाही जो कि अस्त्र शस्त्र से सज्जित हैं को अंकित किया गया है। यानी ऐतिहासिक शैल चित्रकला में क्या देखने को मिलता है कि राजकीय जुलूस को दिखाया गया है, इसमें शोभा यात्रा का चित्र बनाया गया है जो विशेष रूप से चित्रित किया गया है, और देवी देवताओं के अतिरिक्त युद्ध पर जाते जो सिपाही है जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है उनको दिखाया गया है, अंकित किया गया है। तो भारतीय शैल चित्रकला में तीन भागों में बांटा गया है। शैल चित्रकला को किस आधार पर? तो शैलीगत विशेषताओं के आधार पर जो है तीन भागों में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला, दूसरा है ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला, और तीसरा है ऐतिहासिक शैल चित्रकला। तो क्या क्या याद रखना है इसमें? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला में याद रखना है, इसमें जो है इन चित्रकलाओं में आखेट करते हुए पुरुष को दिखाया गया है, जलचर पकड़ते शिकारी
को दिखाया गया और धार्मिक उत्सव में भाग लेते मानव को जो है अंकित किया गया है, दृष्टिगोचर होता है, इसमें दिखाया गया है। और दूसरा ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला, इसमें जो है पालतू पशुओं और मानव के बीच के संबंध को दिखाया गया है। पालतू पशु व मानव की बैलों की सवारी करते हुए दिखाया गया है। और साथ ही यह क्या पता चलता है इससे कि यह कला जो पशु व मानव के जो नज़दीकी परिचय यानी नज़दीकी संबंध जो होता है उनको बताता है। तीसरा ऐतिहासिक शैल चित्रकला, इस चित्रकला में राजकीय जुलूस को दिखाया गया है, शोभा यात्राओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया है और देवी देवताओं के अतिरिक्त युद्ध पर जो जाते सिपाही हैं और जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं उनको अंकित किया गया है। तो इस काल के शैल चित्र जो है अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। तो वहाँ तक समाप्त होता है। अब जानते हैं पूरा जो देखे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इस काल के जो शैल चित्र हमें अनेक स्थानों पर पाए गए हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, भीमबेटका के शैल चित्र। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है भीमबेटका के शैल चित्र हैं। यह स्थान जो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत क्षेत्र में है। कहाँ है, विंध्य पर्वत क्षेत्र में है। यहाँ जो अनेक गुफाएं हैं जिनमें 500 से भी ज़्यादा अधिक शैलचित्र हैं, 500 से भी अधिक शैलचित्र यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शैलचित्र कहाँ का है, तो भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश, भोपाल से जो है 45 किलोमीटर दूर किस पर्वत पर है, विंध्य पर्वत क्षेत्र में है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब समाप्त हो गया, यह अध्याय समाप्त होता है। आइए एक बार थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवाइज करवा देते हैं कि आज की क्लास में हम लोग जो है क्या क्या पढ़े। देखिए, आइए मध्य पाषाण काल। तो आज की क्लास में हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन किए। मध्य पाषाण काल जो है कब से कब तक, तो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक। और इस काल में जो मनुष्य के जो उपकरण बनाते थे छोटे छोटे पत्थर से, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी बोला गया है। इस काल को माइक्रोलिथ भी बोला गया है। तो इस काल में जो मनुष्य अत्यंत छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इतना याद रखना है। मध्य पाषाण काल के मनुष्य के जो है जीवन, रहन सहन, खान पान में भी परिवर्तन होता है पूरा पाषाण काल की अपेक्षा। और इस काल में भी मनुष्य जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता है। और शिकार की अपेक्षा पौधों से जो भोजन प्राप्त करना अधिक सरल था। इस काल के शैलचित्रों से ज्ञात होता है कि इस काल के मनुष्य जो है किस प्रकार शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। फिर इसके बाद देखें कि मध्य पाषाण भारत में कहाँ कहाँ था, भारत में कहाँ कहाँ मध्य पाषाण के जो साक्ष्य मिला है। तो भारत में जो है राजस्थान में सोजत क्षेत्र से मिला। यहाँ पे 2 संस्कृति मिली है। एक पहले चरण में पत्थर के सूक्ष्म औजार के साक्ष्य मिला है, पाए गए हैं, और दूसरे चरण में चाक पर बने मिट्टी के बर्तन मिला है। और राजस्थान में ही एक क्षेत्र बागोर से जो है 3 सांस्कृतिक स्तर पाए गए। तो पहला भारत में कहाँ मिला है मध्य पाषाण काल के साथ, तो राजस्थान में सोजत क्षेत्र और बागोर, याद रखना है। बागोर से 3 सांस्कृतिक क्षेत्र स्तर और सोजत क्षेत्र से 2 सांस्कृतिक स्तर। और आते हैं विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में भी मिला है भारत में। तो विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र में कहाँ, तो सराय नहर राय एक कहाँ पड़ता है, यूपी में, और मोहराना पहाड़ यूपी में है। इस संस्कृति की एक महत्वपूर्ण बस्ती भोपाल के निकट भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यानी कि भारत में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो हमें भीमबेटका से प्राप्त होता है। और यहाँ से हमें सूक्ष्म पाषाण हथियार प्राप्त हुए हैं। और गुजरात में कहाँ कहाँ, तो ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती क्षेत्र। और महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र। और पूर्वी भारत में छोटा नागपुर, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र। दक्षिण भारत में कृष्णा और भीमा की सहायक नदी। तो ऊपर के विवरण से क्या स्पष्ट है कि मध्य पाषाण युग की बस्तियां जो लगभग सारे भारत में फैली हुई थी। भारत में इन बस्तियों का काल जो है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। उसके बाद देखें
कि मध्य पाषाण काल में इन लोगों के जो जीवन यापन के तरीके क्या था। तो सबसे पहले जाने कि भारत में मानव अस्थि पंजर के साँच कहाँ से मिला है, मध्य पाषाण काल से ही मिला है। और बागौर में सूक्ष्म पाषाण के उपकरण के साथ मानव कंकाल भी मिला है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय में जो 25,000 सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जो इस काल के जो उपकरण होते थे अन्य औजार कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, तो क्या बोलना, चर्ट नामक पत्थर से जो बनाया जाता था। और इलाहाबाद के चौपानी मांडो में झोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए। तो इससे क्या पता चलता है, तो स्पष्ट है कि इस काल में जो लोग हैं, मनुष्य थे, वो शैल गुफाओं या झोपड़ियों में रहता था। कहाँ रहता था, शैल गुफाओं यानी गुफा बना करके या झोपड़ियों में रहता था। और उसने सूक्ष्म हथियारों के निर्माण की तकनीक का विकास कर लिया था। ये सींग और अस्थि के हथियार बनाते थे। हथियार किस चीज़ के बनाते थे, तो सींग और हड्डी यानी पाषाण के तो बनाते थे, उसके साथ ही साथ हड्डी के भी औजार बनाते थे। और इस काल में भी लोग मांसाहारी और शाकाहारी थे। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, दोनों काल में जो लोग मांसाहारी और शाकाहारी थे, यानी शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे। पूरा पाषाण काल के लोग जो है मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे, लेकिन इस काल में जो थोड़ा बदलाव आता, अब लोग जो पशुपालन करना सीख जाते हैं। तो पशुपालन की शुरुआत यदि बोला जाए तो कौन से काल से, मध्य पाषाण काल से। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से। और कृषि की प्रारंभिक अवस्था में भी उसने प्रवेश कर लिया था, यानी प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश कर लिया था कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर ही जो कृषि की प्रारंभिक अवस्था में जो प्रवेश कर लेते हैं। और इस काल में लोग जो बर्तन का निर्माण करना धीरे धीरे सीख गए थे। और वह अपने मृतकों के साथ जब दफनाते थे तो उसमें रख दिया जाता था कब्र में, उसकी जो वस्तु होता था, खाने पीने की चीज़ें और उपकरण, ये सब जो रख दिया जाता था। यानी ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए उनके उपयोग की चीज़ें जो है रख दिया जाता था। अब भारतीय शैल चित्र, तो भारतीय शैल चित्र जो है शैलीगत विशेषता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ताम्रपाषाणिक शैल चित्र और ऐतिहासिक शैल चित्र। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला इस काल में जो है की चित्रकला में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर आधारित है। इन चित्रकलाओं में आखेट करते हुए पुरुष, जलचर पकड़ते शिकारी, धार्मिक उत्सव में भाग लेते मानव को दिखाया गया है। दूसरा ताम्रपाषाणिक शैल चित्र, इस चित्रकला में पालतू पशुओं व मानव को बैलों की सवारी करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार यह कला पशु व मानव के नज़दीकी परिचय को दर्शाती है। तीसरा है ऐतिहासिक शैल चित्रकला। इस चित्रकला में जो राजकीय जुलूस तथा शोभा यात्राओं में विशेष रूप से चित्रित किया गया है। और देवी देवताओं के अतिरिक्त युद्ध पर जो जाते सिपाही को भी दिखाया गया है इसमें। तो इस काल के शैल चित्र अनेक स्थानों पर पाए गए हैं, यानी इस काल के जो शैल चित्र है अनेक स्थानों पर पाए गए हैं, लेकिन इनमें इस काल के जो शैल चित्र अनेक स्थानों पर पाए गए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है भीमबेटका के शैल चित्र हैं। कौन सा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भीमबेटका के शैल चित्र हैं। तो इस तरह से आज की क्लास जो है समाप्त होता है और यह अध्याय जो है पूरा समाप्त हो जाता है। अब आगे की क्लास में जो है हम लोग नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास कैसा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।